एडीसी का जो मल्टी स्टेज गेन एम्पलीफायर है उसका फर्स्ट टॉपिक हमने बताया था कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, और उसके बाद हमने उसकी बेसिक ब्लॉक डायग्राम और टाइप्स ऑफ कपलिंग के बारे में बात की थी। उसमें 4 टाइप की कपलिंग बताई गई थी: आरसी कपलिंग, इंडक्टिव इम्पीडेंस, और ट्रांसफार्मर कपलिंग और डायरेक्ट कपलिंग। आज के लेक्चर में हम जो है शुरुआत करेंगे गेन ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मतलब मल्टी स्टेज जिसमें एक से ज़्यादा स्टेज हैं और ऐसा प्रवर्धक, उसका गेन क्या होगा, लाभ क्या होगा। लाभ मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट क्या आएगा। तो बेसिक ब्लॉक डायग्राम था, उसमें हमने देखा कि यदि इनपुट VI है और ये फर्स्ट स्टेज में जा रहा है, उसका गेन A1 है, उसके बाद उसका आउटपुट भी आउटपुट 1 है, और वो जो है विल बी वर्क एज इनपुट फॉर स्टेज A2, जिसका स्टेज 2 या सेकंड स्टेज जिसका गेन A2 है, और इसका आउटपुट भी आउटपुट 2 होगा जो कि आगे जाएगा थर्ड स्टेज में, उसका गेन A3 है, उसका फाइनल आउटपुट आउटपुट पर अपीयर हो रहा है। ये 3 स्टेज एक एग्जांपल लिया गया है। ऐसी n स्टेज, कितनी भी स्टेज हो सकती हैं। फिलहाल में 3 स्टेज की एक एग्जांपल लेके हम गेन निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट V आउटपुट 1 है वो क्या होगा, V आउटपुट इक्वल टू A इंटू इनपुट, मतलब गेन इंटू इनपुट। तो A1 इंटू VI, और ये VI 2 के इक्वल होगा, मतलब आउटपुट 1 फर्स्ट स्टेज का आउटपुट सेकेंड स्टेज के इनपुट के इक्वल है। नेक्स्ट V आउटपुट 2, मतलब आउटपुट ऑफ सेकेंड स्टेज, ये होगा गेन ऑफ सेकेंड स्टेज इंटू इनपुट ऑफ सेकेंड स्टेज, मतलब E2 इंटू V आउटपुट 1, क्योंकि V आउटपुट 1 क्या है, VI 2 के इक्वल है। और इसको जो है स्टेज 3 के इनपुट में अप्लाई किया गया, तो इसको कहेंगे VI3 इक्वल टू VI3। नेक्स्ट फाइनल आउटपुट या आउटपुट ऑफ स्टेज 3 इक्वल्स टू गेन ऑफ थर्ड स्टेज इंटू इनपुट ऑफ थर्ड स्टेज A3 इंटू V आउटपुट 2, V आउटपुट 2 because V output 2 is nothing but input of थर्ड स्टेज। तो एक तरह से ये कह सकते हैं V आउटपुट इक्वल टू A3 इंटू V आउटपुट 2, बिकॉज V आउटपुट 2 क्या है, VI3 के इक्वल है। तो V आउटपुट A3 इंटू VI3 के इक्वल था, और VI3 की वैल्यू हमने V आउटपुट 2 पुट की है। फाइनली V आउटपुट V नॉट कही है, V आउटपुट इक्वल टू A3 इंटू VO2, VO2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगी A2 इंटू V आउटपुट 1। उसके बाद V आउटपुट 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो V आउटपुट इक्वल टू A3 इंटू A2 इंटू A1 इंटू VI। फाइनली V आउटपुट इक्वल टू A3 इंटू A2 इंटू A1 इंटू V इनपुट। ये हमारा 3 स्टेज एम्पलीफायर का आउटपुट है इन टर्म्स ऑफ इनपुट। अब आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो है वही हमारा गेन होगा। तो गेन ऑफ 3 स्टेज या मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, एग्जांपल 3 स्टेज के लिए, तो A इक्वल टू V आउटपुट अपॉन V इनपुट इक्वल टू A3 इंटू A2 इंटू A1 इंटू VI अपॉन VI। V आउटपुट की वैल्यू पुट कर दिए इन टर्म्स ऑफ VI और डिवाइड बाय VI, तो ये इक्वल टू A3 इंटू A2 इंटू A1। तो जो गेन ऑफ 3 स्टेज एम्पलीफायर है वो A इक्वल टू A1 इंटू A2 इंटू A3 आया है। ये हमने 3 स्टेज एक एग्जांपल लिया है। यदि इन जनरल बात करें n स्टेज एम्पलीफायर के लिए, 4 n स्टेज इक्वल्स टू A1 इंटू A2 इंटू एंड सो इंटू AN। यहाँ पे A1 क्या है, फर्स्ट स्टेज का गेन है, A2 सेकंड स्टेज का, एंड सो ऑन AN जो है n स्टेज का गेन है। 10 स्टेज तो A1 इंटू A2 इंटू एंड सो ऑन 8n। यहाँ पे 8n क्या है, 10th स्टेज का गेन है। अब इन सब जो आपकी फर्स्ट स्टेज सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है उनका यदि गेन पता हो तो हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का गेन इसमें निकाल सकते हैं। इसमें हमने ये एज्यूम किया है कि यहाँ पर कोई भी कपलिंग लॉस नहीं है, मतलब कपलिंग डिवाइस है उसमें कोई लॉस नहीं है, वो डायरेक्टली आपका जो फर्स्ट स्टेज का आउटपुट है सेकेंड स्टेज के इनपुट के इक्वल है। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमने कोई कपलिंग लॉस एज्यूम
नहीं किया है, इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई है ये। अब इसको यदि डेसिबल्स में व्यक्त करें इन dB, तो डेसिबल का फॉर्मूला पावर की बात करें तो 10 log 10 P आउटपुट इनपुट होता है इन जनरल, और पावर वोल्टेज गेन के लिए 20 log 10 V आउटपुट में इनपुट होता है। रेशियो को डेसिबल में व्यक्त करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो पावर यदि पावर का रेशियो है तो 10 log base 10 ले लेंगे रेशियो का, वो पावर रेशियो या पावर गेन इन डेसिबल आ जाएगा। और वोल्टेज रेशियो है, वोल्टेज गेन को डेसिबल में करना है तो 20 log 10 V 20 log base 10 वोल्टेज का रेशियो। तो और इसका कारण ये कि पावर में केवल 10 इसलिए क्योंकि पावर प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, ये वोल्टेज स्क्वायर होता है, तो वो स्क्वायर की वजह से 10 यूज किया जाता है। स्क्वायर का 2 जो है वो 20 में कन्वर्ट हो जाता है। वो सिंपल मैथमेटिक्स में भी हमने देखा है पहले भी कि पावर रेशियो को डेसिबल में और वोल्टेज रेशियो को डेसिबल में कैसे व्यक्त करते हैं। अब हम बात करते हैं गेन ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। यदि हमें पता है ये इक्वल टू A1 इंटू A2 इंटू A3 है, 3 स्टेज के लिए एग्जाम्पल लिया है। डेसिबल में बात करेंगे तो डेसिबल में यदि A1 की वैल्यू पता है, A2 की वैल्यू पता है, A3 की वैल्यू पता है, तो एक ही डेसिबल वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, वह पावर की बात कर रहे हैं सपोज दैट, तो 10 log base 10 A ले लिया इक्वल टू 10 log base 10 A1 इंटू A2 इंटू A3। 10 log base 10 ले सकते हैं, log base 10 ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल रिलेशन आएगा वो सेम आएगा। 10 log base 10 है, और लोगरिथमिक में यदि हम बात करें तो मल्टीप्लिकेशन का लोगरिथमिक ले रहे हैं तो वो जो है इंडिविजुअल के लोगरिथम के समेशन के इक्वल जाएगा। मतलब 10 log base 10 A1 प्लस log base 10 A2 प्लस log base 10 A3। 10 कॉमन है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 log base 10 A इक्वल टू 10 log base 10 A1 प्लस 10 log base 10 A2 प्लस 10 log base 10 A3। अब इसमें जो डेसिबल के में बात करें तो A इन डेसिबल इक्वल टू आ जाएगा A1 इन डेसिबल प्लस A2 इन डेसिबल प्लस A3 इन डेसिबल। मतलब सारे जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स हैं उनकी गेन्स को डेसिबल में व्यक्त किया गया है, तो उनके समेशन के इक्वल जो है आपका मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का गेन आ जाएगा। A इन डेसिबल इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 ऑल इन डेसिबल। ये इन जनरल आपका तब यूज किया गया है, दोनों ही जो कैलकुलेशन है, चाहे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में या फिर डेसिबल में समेशन के फॉर्म में, ये तब है जब कपलिंग लॉस 0 है, मतलब फर्स्ट स्टेज का आउटपुट डायरेक्टली इक्वल टू है या एग्जैक्टली इक्वल टू है सेकेंड स्टेज के इनपुट की, एंड सो ऑन। अब जो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ कपलिंग में, उसमें सबसे पहले टाइप की कपलिंग की जो बेसिक है वो हम देख चुके थे। अब उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। RC कपल्ड एम्पलीफायर, कपलिंग की RC कपलिंग, और उसको यूज करके हमने बनाया है RC कपल्ड एम्पलीफायर। जो RC कपल्ड एम्पलीफायर है उसका सर्किट डायग्राम एक सिंपल टर्म में देखेंगे तो इसमें एक T1 ट्रांजिस्टर है, एक T2 ट्रांजिस्टर है, और इस ट्रांजिस्टर को जो है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग यूज करके जो है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में भी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। ये पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग या वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग यूज कर रहे हैं, और दोनों को VCC पावर सप्लाई प्रोवाइड की गई है। एमीटर ग्राउंडेड है, कॉमन एमीटर है, बेस पे इनपुट है, कलेक्टर पे आउटपुट है। इन जनरल जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में होता है, दोनों स्टेज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की हैं, दोनों में पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग यूज की गई है। VS वोल्टेज सोर्स है, RS सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इनपुट है। आउटपुट जो है RL लोड रेजिस्टेंस पर लिया गया है। R1 और इसमें जो CC2 है वो कपलिंग कैपेसिटर है, जो फर्स्ट स्टेज की आउटपुट मतलब जो कलेक्टर पर था उसको सेकेंड स्टेज के इनपुट जो कि बेस पर लिया गया है कनेक्ट करता है। मतलब फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकेंड स्टेज के इनपुट से कनेक्ट कर रहा है कपलिंग कैपेसिटर CC2। ये RC कपल्ड एम्पलीफायर है। इसमें जो है जो पहले ही हम बता रहे हैं, इसमें पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग यूज की गई है R1 R2 और RC RE के थ्रू, R1 डैश R2 डैश RC डैश और RE डैश के थ्रू, और C और C डैश जो है बाईपास कैपेसिटर्स हैं, C डैश, और ऐसे ही CC1 और CC3 जो है ये भी कपलिंग कैपेसिटर्स हैं। CC1 इनपुट को जो है फर्स्ट स्टेज से कपल कर रहा है, CC3 सेकेंड स्टेज को आउटपुट से कपल कर रहा है, CC2 जो है फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज को कपल कर रहा है। तो देखते हैं कुछ कपलिंग कैपेसिटर हैं, CC1 CC2 CC3।
सी डैश बाईपास कैपेसिटर्स हैं, R1 R2 RC RE जो है ये बायसिंग प्रोवाइड करने VCC के थ्रू। तो पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग यूज की गई है जो फर्स्ट स्टेज में R1 R2 RE और VCC से, सेकंड स्टेज में R1 R1 डैश R2 डैश VCC और RE डैश के थ्रू। CC1 जो है इनपुट स्टेज को इनपुट को फर्स्ट स्टेज से कपल कर रहा है, CC2 फर्स्ट स्टेज को सेकंड स्टेज से कपल कर रहा है, ये कपलिंग कैपेसिटर्स हैं। और जो CC3 है वो सेकंड स्टेज को आउटपुट RL से कपल कर रहा है। इसमें कपलिंग कैपेसिटर का काम तो पहले ही बताया था हमने कि कपलिंग कैपेसिटर जो है वो AC को पास करेगा, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी जो हाई फ्रिक्वेंसी उसके लिए शॉर्ट हो जाएगा और वो X = 1/2 पाई होता है। फ्रिक्वेंसी हाई होगा तो XC लो होगा, इसलिए आइडियली बात करें तो पास करेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और DC को ब्लॉक करेगा, क्योंकि X = 1/4 पाई FC ये जनरल F = 0 पर XC इनफाइनाइट होगा, तो ये DC को ब्लॉक करेगा। ये कपलिंग कैपेसिटर का काम भी है। अब इसमें जो C डैश है वो एमीटर बाईपास कैपेसिटर हैं। वो एक्चुअली एमीटर को जो है एक बाईपास प्रोवाइड कर रहे हैं। वो एक तरह क्या होता है कि वो एमीटर पर आने वाले सिग्नल के लिए लो रिएक्टेंस पाथ उपलब्ध कराता है। मतलब यदि आपको देखना है कि X = 1/2 पाई FC है और इसमें CE जो है बाईपास कैपेसिटर है, यदि फ्रीक्वेंसी जो है इसमें हाई है तो इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है लो होगा, X = 1/2 पाई FC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर मतलब AC सिग्नल के लिए बात करें तो लो रिएक्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें डायग्राम को एक बार फिर से देखें तो CE और RE जो है पैरेलल में है। इसमें CE जो है हाई फ्रीक्वेंसी पर लो रिएक्टेंस होगा, तो एक तरह से लगभग शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड करेगा। ये कह लीजिए कि पैरेलल में दो इम्पीडेंस है, RE हाई इम्पीडेंस है, CE का इम्पीडेंस जो है लो है, और पैरेलल में जो इम्पीडेंस हम ले रहे हैं, पैरेलल में इम्पीडेंस सीरीज में यदि इम्पीडेंस ले दें तो समेशन होता है, और उसमें हाई इक्विवेलेंट जो इम्पीडेंस होता है वो हाई वाला आता है, और यदि पैरेलल में बात करें तो इक्विवेलेंट लो वाला आता है। ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि CE शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो फाइनली जो है एमीटर जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। या यूँ कह लीजिए कि CE जो है यदि लो रिएक्टेंस प्रोवाइड कर रहा है तो हमारी जो करंट जाएगी वो मैक्सिमम जाएगी लो रिएक्टेंस पाथ से। करंट फॉलोज लो इम्पीडेंस पाथ है ना, लो रेजिस्टेंस पाथ। तो एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि एमीटर बाईपास कैपेसिटर जो है RE को बाईपास करता है यदि फ्रिक्वेंसी हाई है AC सिग्नल के लिए। तो AC सिग्नल के लिए एमीटर पाने वाले सिग्नल के लिए लो रिएक्टेंस प्रोवाइड करेगा, पाथ प्रोवाइड करेगा। उससे होगा क्या कि जो ऋणात्मक फीडबैक के कारण यदि एम्पलीफिकेशन का जो गेन है उसमें कोई यदि हानि होने वाली थी तो वो नहीं होगी। यदि C नहीं होता है तो AC पर जो है एक फीडबैक के कारण गेन कम हो जाता है। AC सिग्नल के लिए फीडबैक के कारण, नेगेटिव फीडबैक के कारण गेन कम हो जाता है, लेकिन क्योंकि CE अवेलेबल है तो हाई फ्रिक्वेंसी पर ये शॉर्ट हो जाएगा, तो जो फीडबैक के कारण गेन कम होने वाला था वो कम नहीं होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि लो रिएक्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आइडियली ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो है यदि इनफाइनाइट है तो ये जो है 0 हो जाएगा, इसका रिएक्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी तो पॉसिबल नहीं होती है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी इस तरह से सेट करनी होगी ताकि वो RE के रेस्पेक्ट में उसका इम्पीडेंस जो है कम हो। तो उसके लिए एक नोट है कि जो एमीटर बाईपास कैपेसिटर CE है वो इस तरह से उसकी वैल्यू ली जाती है, CE चोजन सच दैट कि XCE की वैल्यू RE से काफ़ी कम हो। मतलब जो एमीटर बाईपास कैपेसिटर CE है उसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो एमीटर रेजिस्टेंस से काफ़ी कम हो, तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट किया जा सकता है फॉर ऑल AC फ्रिक्वेंसी, सभी फ्रिक्वेंसी के लिए, स्पेशली लो फ्रिक्वेंसी के लिए। तो CE जो है शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। अब इसमें हम एक
नोट करने वाला पॉइंट दे सकते हैं कि फाइनल आउटपुट और इनपुट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। टू स्टेज एम्पलीफायर हमने यूज किया है, टू स्टेज RC एम्पलीफायर। तो फर्स्ट स्टेज का इनपुट जो है एक्चुअल इनपुट है और उसका जो आउटपुट है कपलिंग डिवाइस के थ्रू सेकंड स्टेज में के इनपुट में अप्लाई किया गया है। मतलब सेकंड स्टेज का इनपुट फर्स्ट स्टेज का आउटपुट है और कपलिंग डिवाइस के थ्रू आ रहा है और फाइनली आउटपुट जो है सेकंड स्टेज का वो आउटपुट में प्राप्त होता है। फर्स्ट स्टेज दोनों ही स्टेज जो है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, तो इनपुट आउटपुट में 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा। तो यदि 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट स्टेज का इनपुट 0 डिग्री पर है तो आउटपुट 180 डिग्री पर होगा और उसके बाद फाइनल सेकंड स्टेज का आउटपुट 360 डिग्री पर होगा। तो कह सकते हैं सेम फेज में इनिशियल इनपुट और फाइनल आउटपुट सेम फेज में होंगी। तो आउटपुट एंड इनपुट आर सेम फेज और टू स्टेज RC कपलिंग या टू स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर। यहाँ पर ये ध्यान देने वाला है कि कपलिंग जो है वो कोई फेज डिफरेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है इस केस में। बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, बैंडविड्थ या अदर डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।